नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं डॉक्टर पंकज साहिल फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हिंदी के विषय में कुछ नया लेकर के आपके कोर्स के माध्यम से, आपके पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो कक्षा 10वीं के लिए जो हमने ये बीड़ा उठाया है कि 10वीं के जो छात्र हैं, वो बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी में भी अच्छे से अच्छे सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकें, उसी के अंतर्गत हम इस सीरीज को चला रहे हैं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि आज हम कौन सा पाठ इसके अंतर्गत लेकर के आए हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गद्य खंड प्रेमचंद जी द्वारा रचित पाठ है। आप सब समझ गए होंगे कि प्रेमचंद जी का कौन सा पाठ है। तो पहला ही पाठ है गद्य खंड का बड़े भाई साहब। तो प्रेमचंद जी की आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ यह पाठ हिंदी के महान लेखक को हमारा सादर नमन। प्रेमचंद जी के लिए ग्रैंड सैल्यूट। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य किया। यानी प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम था बेटा, वो था धनपत राय। उर्दू में भी इन्होंने हाथ आजमाया। उर्दू में भी बहुत सारे लेख, पाठ या जो भी साहित्य है उर्दू का, वो भी इनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें इनका नाम नवाब राय और हिंदी में धनपत राय जी को प्रेमचंद जी के नाम से जाना जाता है। निजी व्यवहार और पत्रचार धनपत राय के नाम से ही करते थे रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बंबई यानी कि मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। यानी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहा जाने लगा था। तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कथा सम्राट हिंदी साहित्य में किसको कहा जाता है। और जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी या कोई और भी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें भी इस तरीके का प्रश्न आ जाता है कि हिंदी साहित्य में कथा सम्राट की संज्ञा किसे दी गई है। तो आप बेखौफ बेहिचक लिख सकते हैं आदरणीय प्रेमचंद जी को। उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले। उन्होंने अपने साहित्य में उन लोगों को ज्यादा स्थान दिया, तवज्जो दी, जिनको समाज में प्रताड़ना, प्रताड़ित किया जाता था, जिन्हें शोषण किया जाता था, जिनका या जिन पर लांछन लगाए जाते थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी, वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उनका अपूर्ण उपन्यास था, जो आधा ही रह गया था, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बड़ा ही अच्छा और रोचक पाठ है। और बड़े भाई साहब, इसमें 2 भाइयों की कहानी है। कहानी क्या, प्रेमचंद की अपनी कहानी है, उनकी आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ ये पाठ है। उन्होंने अपने बचपन का वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया है। इस पाठ में उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने बड़े भाई के साथ हॉस्टल में, छात्रावास में रहा करते थे। दोनों के बीच 5 साल का अंतर था। बड़े भाई साहब 9वीं जमात में थे, 9वीं कक्षा में थे, और छोटे भाई खुद प्रेमचंद 4थी कक्षा में थे। बड़े भाई साहब एक आदर्श बड़ा भाई बनने के माध्यम से, मतलब के लिए, वो अपने भाई के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं करते थे कि जिससे कि छोटे भाई पर कोई बुरा असर पड़े। अपने बचपन को उन्होंने कैसे तिरोहित कर लिया, कैसे उनका बचपन धूमिल हो गया। कक्षा 9वीं में भी कोई बहुत बड़ा छात्र तो नहीं होता, उसकी भी कोई एज बहुत ज्यादा नहीं होती। और जो छोटे भाई थे वो खेल कूद में लगे रहते थे। बड़े भाई हमेशा पढ़ते, आंखें फोड़ते, जी जान से मेहनत करते, अपना खून जलाते और तरह तरह के उदाहरण दे करके छोटे भाई को समझाया करते। छोटा भाई खेल कूद में लगा रहता और फिर भी प्रथम आता, और बड़े भाई बहुत मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाया करते। तो आइए देखते हैं। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते। आपके मन में भी आता होगा। और कोई हमें यूं ना टोकता, है ना? जब कभी मम्मी डाँटती है, पापा डाँटते हैं, या घर में बड़े भाई बहन-भाई हों, तो वो भी डाँट दिया करते हैं ना बहन-भाई भी, तब हमें बड़ा अजीब लगता है कि हम भी बड़े होते ना तो तुम्हें देख लेते। लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते कि चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएँ, लेकिन अपने बड़ों से हमेशा छोटे ही रहते हैं।
तो लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। मैंने आपको बताया कि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उस उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। बड़े होने के बावजूद भी छोटे ही होते हैं ना वो। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। इस कारण वो बड़े हैं। आप भी अपने बहन-भाइयों से बड़े होंगे, कोई आपसे छोटा भी होगा, तो आप बड़े भाई कहलाएँगे, बड़ी बहन कहलाएँगी। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे, वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। मैंने कि जैसा आपको पहले ही बताया था, तिरोहित मतलब छूमंतर हो जाता है, गायब हो जाता है। बड़े भाई एक आदर्शवादी बड़े भाई बनना चाहते थे। छोटे भाई की नज़र में कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि उनको नीचा देखना पड़े। तो आइए देखते हैं बड़े भाई साहब में क्या लिखा हुआ है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उर्दू के बड़े सारे शब्द आएँगे इसमें। दर्जे का मतलब होता है क्लास। मेरे भाई साहब, प्रेमचंद कहते हैं कि मेरे भाई मुझसे 5 साल बड़े थे और पढ़ाई में केवल 3 क्लास आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में, तालीम मतलब शिक्षा के महत्व में, जैसे महत्व में के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की खूब मजबूत मतलब बुनियाद डालना चाहते थे। इस भवन की बुनियाद बड़ी मजबूत, यानी कि जो ये शरीर है और इसमें जो शिक्षा ग्रहण करते हैं हम, औपचारिक शिक्षा जो हम आए हैं, जिस प्रयोजन से हम यहाँ आकर के दुनियावी शिक्षा लेते हैं, उस दुनियावी शिक्षा को वो बड़े धीरे-धीरे सहज भाव से पढ़ रहे थे। और देखिए टोंट मारी जा रही है बड़े भाई के ऊपर। वो चाहते थे कि ये जो बुनियाद है, एक मतलब ये जो शरीर रूपी हमारा जो ये बिल्डिंग है, इसकी जो बुनियाद है यानी जो नींव है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी पक्की होनी चाहिए। यानी बार-बार पढ़ें, जिस पर आलीशान महल बन सके, यानी कि जब इंसान बड़ा हो तो उसकी बड़ी कद्र हो, अच्छे से ज्ञान हो। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी-कभी 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी-कभी 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही पुख्ता ना हो, तो मकान कैसे पायदार बने? यानी कहते हैं ना, जब घर की नींव कमज़ोर होती है, तो उस पर कितनी ऊँची बिल्डिंग खड़ी कर लो, वो मजबूत कभी नहीं हो सकती। तो जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो हमारी एजुकेशन कितनी हाई-फाई हो जाए, वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। अब देखिए पेपर में ये भी प्रश्न आ जाता है कि छोटे भाई की उम्र और बड़े भाई की उम्र कितनी थी? यानी लेखक जो थे वो 9 साल के थे और बड़े भाई 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। उन्हें मेरी केयर का पूरा अधिकार था, क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार था, बाय बर्थ वो मुझसे बड़े थे। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूँ और मेरा भी शालीन रहना, मतलब मेरी भी एक इसी में ही रिस्पेक्ट थी, मेरी भी एक मतलब मैं भी चाहता था कि मैं बड़े भाई की हर बात को मानूँ। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। देखिए बेटा, प्रश्न आ जाता है कई बार कि बड़े भाई साहब के चरित्र की विशेषताएँ बताइए। तो आपने देख तो लिया कि वो बड़े मेहनती थे। अब एक अध्ययनशील यानी कि बहुत पढ़ाकू, हरदम किताब खोले बैठे रहते। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर, हाशिए होते हैं, जो लाइन्स होती है ना मार्जिन, उन पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। अपना टाइम पास करने के लिए वो कॉपी किताबों की लाइन पर, मार्जिन पर चिड़िया, कुत्ते और बिल्लियाँ बनाया करते थे। कभी-कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर को बार-बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य, ना तो कोई कोऑर्डिनेशन बनता था, ना कोई अर्थ होता था। मीनिंगलेस वर्ड्स का वो लिखते रहते थे टाइम पास करने के लिए। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, यानी कि लिखा हुआ देखा, और क्या देखा? स्पेशल, अमीना, भाइयों-भाइयों, दरअसल, मतलब ये वर्ड्स लिखे हुए थे कॉपी पर। भाई-भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूँ। मतलब मैंने बड़ी कोशिश की कि भैया ने ये क्या लिखा है, मैं समझने की कोशिश करूँ, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस तो मेरे में होता ही नहीं था, क्योंकि वो बड़े थे और मैं छोटा। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं जमात में था। इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि बड़े भाई साहब कौन-सी क्लास में थे? 9th में, और छोटा भाई कौन-सी में था? 5वीं क्लास में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मतलब बड़ी क्लास में थे तो उनकी पढ़ाई भी एक्स्ट्रा ही थी ना, तो मैं तो छोटी क्लास में था, प्राइमरी में था, तो मेरे लिए तो मुश्किल ही था कि वो क्या लिखते हैं और क्या पढ़ते हैं।
ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी और इंटरेस्टेड स्टोरी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। कौन कह रहा है बेटा? मेरा जी पढ़ने में नहीं लगता था, यानी छोटा भाई जो प्रेमचंद थे वो कह रहे हैं, लेखक। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ के समान लगता था, जैसा आप लोगों को लगता है ना? आप लोगों की स्टोरी? लग तो रहा होगा कि हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं पंकज सर। जी, मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता। कंकरी जानते क्या होता है? छोटे-छोटे पत्थर, पेबल्स जिनको उछाला करता था वो, छोटा भाई। कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता, कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या? भई 5वीं क्लास का बच्चा यही सब करेगा ना। आजकल तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वाले भी यही करते हैं। आप लोग भी बहुत एन्जॉय करते हैं, पढ़ाई-वढ़ाई तो करते नहीं और वैसे भी हिंदी पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? हिंदी तो पढ़ते ही नहीं है, लास्ट मोमेंट पे पढ़नी होती है हमें। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे-पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। कभी आपने देखा हम लोग भी दरवाजे पे जब हम छोटे होते थे, तो दरवाजे पर लटका करते थे और फिर उससे झूला झूला करते थे। दरवाज़ा ढीला हो जाया करता था, कई बारी मम्मी-पापा डाँट लगाया करते थे। तो लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर, रुद्र रूप मतलब डेंजर, विकराल रूप, गुस्से में देख करके भाई साहब को देखकर मेरे प्राण सूख जाते। मैं तो डर के मारे घबरा जाता। उनका पहला सवाल यह होता, "कहाँ थे?" ये भी क्वेश्चन आता है कि बड़े भाई साहब का पहला सवाल क्या होता था? "कहाँ थे?" हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुँह से ये बात क्यों ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। बड़ों के आगे मैं चाहता बहुत था कहना कि मैं भाई साहब को कह दूँ बाहर ही तो था, खेल रहा था, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाता था और मेरा चुप रहना ही मेरे अपराध को स्वीकार कर लेता था कि भई मैंने गलती की है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था। ठीक है ना? और इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। वो प्यार भी करते थे और मुझसे गुस्सा भी करते थे। इस तरह और क्या कहते थे ध्यान से सुनो इंग्लिश के बारे में, ये भी क्वेश्चन है। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ मतलब एक अक्षर भी तुम्हें नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हँसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेज के विद्वान हो जाते हैं। यानी कि सभी को इंग्लिश ना आ जाती फिर। तुम ऐसे पढ़ोगे, यहाँ रात-दिन आँखें फोड़नी पड़ती हैं। आँखें फोड़नी मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खून जलाना पड़ता है, ये भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर के यह विद्या आती है, यानी इंग्लिश आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को तो आ जाती है। बड़े-बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो, घोंघा मतलब स्नेल, जिस पर कोई असर नहीं होता। तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे देख कर के तो एटलीस्ट सबक ले लो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तुम तो पागल ही हो। तो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेहनत उर्दू का शब्द है यानी मेहनत। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। कौन कह रहे हैं? बड़े भाई। यह तुम अपनी आँखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है। अगर तुम देख कर के भी नहीं देखते तो तुम्हारी आँखों का कसूर है। तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? क्या कभी तुमने मुझे देखा कि मैं किसी मेले में या तमाशे में गया हूँ? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। यानी कि क्रिकेट मैच रोज़ होते हैं, मैं कभी नहीं खेलता, फिर भी मैं 1-1 क्लास में 2-2, 3-3 साल लगा देता हूँ, बार-बार फेल होता रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल-कूद में वक़्त गँवा कर पास हो जाओगे? तुम्हें कैसे लगता है कि तुम ऐसे ही पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। बड़े भाई कहते हैं कि मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं पास होने में, पर तुम तो उम्र भर मुझे लगता है इसी क्लास में सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गँवानी है, तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली-डंडा खेलो। अगर ऐसी ही उम्र गँवानी है, टाइम वेस्ट करना है तो घर जाओ और गुल्ली-डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? गाड़ी कमाई मतलब दादा मतलब फादर, पापा की गाड़ी कमाई के पैसे क्यों खराब करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर, लताड़ मतलब डाँट सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था मेरे पास? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? अब डाँट जब मैंने गलती की है तो डाँट भी तो मुझे ही पड़ेगी। भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे, बहुत इम्पोर्टेंट। पहला था मेहनती, परिश्रमी, अध्ययनशील, तीसरा गुण है भाई साहब का उपदेश कला में निपुण होना, यानी बड़े अच्छे लेक्चर दिया करते थे। ऐसी-ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे-ऐसे सूक्ति बाण चलाते, लगती बाण कहना, सूक्ति बाण चलाना यानी जली-कटी सुनाना। बड़े डेंजर-डेंजर से वचन बोलते थे अपने मुँह से जो मुझे मतलब मेरा बस ही नहीं चलता था वरना तो पता नहीं मैं क्या कर देता, समझ जाओ अब क्या कर सकता था वो। ठीक है? और मेरे जिगर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। भाई जैसी शक्ति तो मेरे अंदर नहीं थी। और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर ही चला जाऊँ, एन्जॉय करूँ। जो काम मेरे बूते के बाहर है, मतलब पढ़ाई तो मेरे बस में ही नहीं है, तो मैं क्यों रुकूँ? उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूँ? मुझे अपना मूर्ख रहना मंज़ूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। अगर मैं सोचता कि मैं इतनी भैया जितनी मेहनत करूँगा, तो मुझे तो चक्कर ही आने लगते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। जैसे तुम, मम्मी ने 2-4 लगा दिए, पापा ने 2-4 सुना दिए
और उसके बाद थोड़ी देर तो तुम वैसे ही रहोगे, उसके बाद क्या होगा? फिर वैसे ही हो जाओगे। ऐसे ही उसके साथ होता। बच्चा था ना, और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा के पढ़ूँगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। मतलब फटाफट से एक टाइम टेबल बना देता लेखक, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ। टाइम टेबल में खेल-कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती, यानी कि खेल-कूद के लिए मैं टाइम ही नहीं निकालता। प्रातःकाल 6 बजे, मतलब सिर्फ टाइम टेबल में बनाने के लिए। वैसे तो वो खेलता-कूदता ही रहता था। अब टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात है और टाइम टेबल को फ़ॉलो करना अलग बात है। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुँह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब। अब देखिए कैसे उसने अपनी योजना बना ली छोटे भाई ने, बड़े भाई की डाँट सुन कर के। 9 से साढ़े 9 तक इतिहास, हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। साढ़े 3 बजे स्कूल से वापस होके आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल यानी ज्योग्राफी, और 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, साढ़े 6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, और रात को 9 बजे से 10 बजे तक हिंदी को टाइम देता। 10 से 11 बजे तक डिफरेंट टाइप्स के जो सब्जेक्ट थे वो पढ़ता और फिर विश्राम करता। विविध विषय, अलग-अलग सब्जेक्ट। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, और उस पर अमल करना दूसरी बात, और उसे फॉलो करना अलग है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, मतलब पहले ही दिन से मैं उसको टालना शुरू कर देता उस टाइम टेबल को। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के-हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल-कूद, कबड्डी के वह दाँव-घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच के ले जाती, जैसे कि बच्चों को ले जाया करते हैं खेलने के लिए। मैं सब कुछ भूल जाता, वह जानलेवा टाइम टेबल, जो टाइम टेबल मैंने अपने हाथों से बनाया था, जो मेरे लिए जानलेवा था, उसको भी भूल जाता। वह आँख फोड़ पुस्तकें, जिन पुस्तकों में मुझे आँखें फोड़नी थी भैया की तरह, मैं वो भी भूल जाता। किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फ़ज़ीयत का अवसर मिल जाता, और फिर मैं खेल के आता, तो भाई साहब को फिर लेक्चर सुनाने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भी भागने लगा। साया मतलब भैया की परछाई से भी मुझे डर लगने लगा। उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता, दबे पाँव मतलब बहुत ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जिससे भैया को पता ही ना चले, कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। जैसे ही वो मेरी तरफ देखते, वैसे ही मेरा तो दम सूख जाता। हमेशा सिर पर एक नंगी-सी तलवार लटकी रहती। नंगी-सी तलवार का मतलब समझते हो? यानी मौत मेरे सर पे हमेशा मंडराती रहती, खड़ी रहती। फिर भी मैं जैसे-तैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। अब मौत आ रही है, मुसीबत आ रही है, उसके बीच में भी तो मोह माया लगी रहती है ना, तो मैं जकड़ा ही रहता। मैं फटकार भी सुनता, घुड़कियाँ भी खाता और खेल-कूद का तिरस्कार ना कर पाता, जैसे आप लोग नहीं करते। टीचर डाँटते भी हैं जब भी आप क्लास में पढ़ने की बजाय पीछे पेन फाइटिंग और पता नहीं कौन-कौन से गेम्स खेलते रहते हो। मतलब मुझे मना भी किया जाता, मैं डाँट भी खाता, लेकिन खेलना-कूदना नहीं छोड़ा। अब देखिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। अब वार्षिक परीक्षा हुई, मैं तो पास हो गया और भैया फेल हो गए, और दर्जे में प्रथम भी आ गया, और ऊपर से मैं क्लास में फर्स्ट आ गया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब हमारे बीच का डिफरेंस कितना रह गया? 2 साल का, पहले 3 साल का था। जी में तो आया भाई साहब को आड़े हाथों ले लूं। आड़े हाथों लेना यानी भाई साहब को सुना दूं, भरभरा दूं अच्छे से, है ना? लेकिन आपकी वह, और क्या कहूं, आपकी वह घोर तपस्या अब कहाँ चली गई जो इतना इतना पढ़ते थे, आंखें फोड़ते थे। मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझसे उन्हें दिली हमदर्दी हो गई। मतलब मेरे भाई तो थे ना, तो एक दिल में थोड़ी सी अटैचमेंट तो थी उनके लिए, और उनके घावों पर नमक छिड़कने का विचार, पहले तो मैं सोच रहा था कि उनके जले पे नमक छिड़क दूं, फेल हो गई मेहनत पूरी, तो फिर मेरे मन से निकल गया और मुझे लज्जास्पद जान पड़ा कि मतलब मुझे गिल्टी फील हुई। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ गया कि मैं क्लास में फर्स्ट आया था, अभी थोड़ा-सा तो मुझे गौरव हो गया। भाई साहब का वह रोब मुझ पर नहीं रहा, आज़ादी से खेल-कूद में शरीक होने लगा। अब अपनी मस्ती से एन्जॉय करता, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर भी मेरी फजीहत की तो साफ कह दूँगा, आपने अपना खून जला के कौन-सा तीर मार लिया? अगर मुझसे कहेंगे भी ना, अब की बारी उन्होंने मुझे डाँटा तो मैं क्या कहूँगा? अपना तो खून जला लिया, कौन-सा तीर मार लिया? पास हो गए क्या? मैं तो खेलते-कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। ज़बान से एक हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग-ढंग से साफ ज़ाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। अब मैं ज़बान से तो कभी नहीं कह सका, मन में तो सोचता था कि भाई साहब को ये कह दूँगा, वो कह दूँगा, पर बड़े थे तो थोड़ा-सा सत्कार भी करता था, तो मैं कभी नहीं कह पाया। लेकिन मेरे रंग-ढंग बदल गए थे, मेरे हाल-चाल सब जो बदल गए थे, थोड़ा-सा ईगोइस्टिक हो गया था मैं। भाई साहब ने मुझे इस बात को भाँप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। अब वो बड़े तो बड़े ही होते हैं ना, वो समझ गए। तो और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली-डंडे की भेंट करके और ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। मतलब उन्होंने तो लेक्चर सुनाने शुरू कर दिए मेरे ऊपर और मुझ पर टूट पड़े, और क्या कहते हैं, देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है? मगर भाईजान घमंड तो बड़े-बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? तुम हो कौन चीज़?
1 साल फर्स्ट आ गए तो क्या ज्यादा वो बन गए? इतिहास में रावण का हाल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महाजी इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, और असल चीज है बुद्धि का विकास। केवल एग्जाम में पास होना कुछ नहीं होता। असल में तो हमारा माइंड अगर डेवलप नहीं होगा, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर हमारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय तो समझो, जो तुमने सीखा उसको समझो तो सही। रावण भूमंडल का स्वामी था। रावण को चक्रवर्ती सम्राट कहते थे, वो चारों तरफ का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है। उस समय अंग्रेज थे हमारे भारत में, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। अब बहुत सारे राष्ट्र उस समय ऐसे भी थे जो अंग्रेजों से अलग थे, अंग्रेजों की गुलामी को नहीं मानते थे। संसार में रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप, महीप मतलब जितने भी राजा होते थे, वो राजा कर दिया करते थे, यानी टैक्स दिया करते थे। किसको? रावण को। इसलिए उसे चक्रवर्ती कहते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव उसके गुलाम थे रावण के। मगर उसका क्या अंत हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कौन किससे कह रहा है ये? बड़े भाई छोटे भाई को लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। बड़े भाई ने कहा, आदमी और जो चाहे कुकर्म करे पर अभिमान ना करे। बेशक कुकर्म कर ले, गंदे काम कर ले, पर अभिमान करना नहीं चाहिए। इतराए नहीं, अभिमान किया किया और दीन और दुनिया दोनों से गया, यानी कि दुनिया से दफा दफा हो गया। शैतान का हाल तो तुमने पढ़ा ही होगा। उसे भी यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भगत और कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग के मर गया। तुमने तो ये एग्जाम्पल दिए हैं उसने। तुमने तो अभी केवल एक क्लास ही पास करी है, दर्जा ही पास किया, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम आगे बढ़ चुके, बस हो गया काम। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब यानी किसी जो काबिल नहीं है, जो योग्य नहीं है उसके लिए, उसको अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जो उसके काम की नहीं थी और उसको मिल गई, तो हम कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। मगर बटेर केवल बेटा एक ही बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बड़ा प्लेयर हो गया। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मजे आ रहे हैं कि नहीं चैप्टर में? हाँ शाबाश। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों में पसीना आ जाएगा। जब तुम मेरी क्लास में आओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अब मैथमेटिक्स की बात हो रही है, इंग्लिश खत्म हो गई, हिस्ट्री खत्म हो गई। अलजेब्रा और ज्योमेट्री में लोहे के चने चबाओगे ना तो पता चलेगा। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान नहीं है हिस्ट्री में। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। 8-8 हेनरी। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। हिस्ट्री के टीचर नंबर काट लेंगे। ठीक है, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, जीरो भी नहीं मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम कोड़ियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। आंधी रोग मीन्स माइग्रेन, आधे सर का दर्द। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचम लगाते चले गए। अब ये अभागे ऐसे थे कि इनके पास नाम भी नहीं थे। हमारे तो सबके अलग अलग नाम होते हैं, ये तो एक के पीछे दोयम चोयम सोम पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया अपने नामों के पीछे। और तो 10 लाख नाम बता देता मुझसे पूछते तो। अगर मैं होता और मेरे से नाम पूछते तो मैं तो 10 लाख नाम गिनवा देता उनके। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। ओ हो, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर वो तो खुदा की पनाह है। एबीसी यानी अ बा जा की जगह आ जा बा, एसीबी लिख दिया तो सारे नंबर घट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता। टीचर्स की बात हो रही है, ठीक है ना? कोई इन निर्दयी, हम हंसना मत भाई हमारे ऊपर, ठीक है ना? कोई इन निर्दयी टीचर्स से नहीं पूछता कि आखिर आ बजा और अजबा में क्या अंतर है, एबीसी और एसीबी में क्या अंतर है, और व्यर्थ की बातों के लिए छात्रों का खून क्यों करते हो? छात्रों के नंबर काटना, खून करना, ठीक है? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों, एग्जामिनर्स को क्या परवाह? वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। हाँ, मुझे पता है आप लोग हंस रहे होगे, बड़े खुश हो रहे होगे, पर खुश होने की जरूरत नहीं है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और सारे टीचर्स क्या चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर मतलब एक एक बुक में लिखा हुआ अक्षर चट कर जाए। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, और इसी रट्टाफिकेशन को लोग शिक्षा मानने लगे हैं। और आखिर इन बेसिर की पैर की बातों के पढ़ने से फायदा क्या है? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, यानी इस लाइन के ऊपर वो एल्टीट्यूड घेर दो, या ऐसे कर दो आधार लंब से दुगना कर दो, यानी बेस को परपेंडिकुलर से दुगना कर दो। पूछिए इसका प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से, अरे मुझे क्या लेना देना? कहाँ काम आएगा ये? हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर, ये तो कहीं काम नहीं आता। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब तो खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब पास होना है तो याद तो करना पड़ेगा। आपके मन जैसा चैप्टर हो रहा है तभी आप इतना मुस्कुरा रहे हो, मुझे दिख रहा है।
ठीक है? कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। लो भई अब हिंदी की भी बात आ गई। अब टीचर ने क्या कह दिया, समय की पाबंदी पर, पंक्चुअलिटी पर एक निबंध लिख दो, जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब 4 पेज भरने हैं उसमें। अब कॉपी सामने खोलें, अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए जिसने ये दिया है। ठीक है? जान कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। लेकिन इस जरा-सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिख दें? ठीक है ना? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, बेवजह का काम कहता हूँ। ठीक है? यह तो समय की किफ़ायत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है। अब भैया इसमें समय की हिफ़ाज़त कहाँ से हो गई, किफ़ायत कहाँ से हो गई? ये तो दुरुपयोग है ना। टाइम वेस्ट करवा रहे हो ना आप हमसे। बस छोटी-सी बात पूछ लेते कि समय का सदुपयोग किसे कहते हैं? बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस-ठूस के भर दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। आदमी से पूछना है तो फटाफट भाई अपनी बात क्या है? बोलते हैं ना हम क्लास के अंदर भी, जल्दी बोल और फटाफट से निकल यहाँ से। लेकिन जब हमें लिखवाना हो तो 4 पेजेज़ लिखवाने होते हैं। और मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। जैसे चाहिए लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, पूरे-पूरे, ज़्यादा-ज़्यादा मार्जिन भी नहीं छोड़ना। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, और सबसे बड़ा अनर्थ क्या होता है? इतना कुछ देने के बाद भी ये कहा जाता है छोटा करके लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक? संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे-धीरे भी। है ना उल्टी बात? है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं हो इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। उस पर दावा है कि हम टीचर हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब मेरी क्लास में आ जाओगे ना, छोटे भाई को कह रहे हैं बड़े भाई, तो सारे पापड़ बेलोगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गृह बांध लो, यानी कि प्रण कर लो उसका, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकटता, नहीं तो ईश्वर जाने की यह उपदेश माला कब समाप्त होती। अब स्कूल का टाइम निकटता, ना तो पता नहीं कब लेक्चर खत्म होता। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, मुझे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, मेरे फर्स्ट आने पर ही मेरी ये इंसल्ट हो रही है, तो फेल हो जाने पर तो शायद मेरे प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा था अपनी क्लास का, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, बस यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार भी पुस्तकों में मेरी रुचि अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। इतनी इंसल्ट करवा के भी मेरा मेरी बुक्स में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बना। खेल-कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए, बस इतना पढ़ता और दर्जे में जलील ना होना पड़े, बेइज्जती ना हो क्लास में। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वो लुप्त हो गया, फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। पहले मेरे को बड़ी ईगो मेरे अंदर आ गई थी, मेरे को बड़ा घमंड हो गया था कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ, लेकिन फिर वो धीरे-धीरे खत्म हो गया। अब देखिए फिर क्या हुआ। फिर से सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत तो नहीं की थी, पर ना जाने कैसे दर्जे में फिर से अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने तो प्राणांतक परिश्रम किया था, मतलब लास्ट तक भी पढ़ते रहे थे। कोर्स का एक-एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात से इधर 4 बजे भोर से उधर 6 बजे से साढ़े 9 बजे तक, 6 से साढ़े 9 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन थी, यानी उनके जो चेहरे का ग्लो था वो भी खत्म हो गया था। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे तो उन पे दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वे रो पड़े और मैं भी रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि मेरे बड़े भाई थे। अपने आस-पास अपने पास होने की खुशी मेरी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुःख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले? ठीक है? मेरे और मेरे भाई साहब के बीच अब केवल 1 साल का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना, एक बुरी भावना आई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएँ, तो मैं उनके बराबर हो जाऊँ, फिर किस आधार पे वो मेरी फ़ज़ीयत करेंगे, फिर मुझे क्यों इंसल्ट करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझसे मेरे हित के बारे विचार से ही तो डाँटते हैं। मुझे इस वक़्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो रहा हूँ और वो भी अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डाँटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डाँटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी है तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं भी और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद हो गया। मैं उनकी सहिष्णुता का, यानी उनकी चुप्पी का ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौआ मतलब पतंग, काइट उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। अब सारा समय पतंगबाज़ी की ही भेंट होता रहा। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, सत्कार करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। माज़ा देना, कन्ने बाँधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएँ सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह
संदेह ना करने देता कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में अब कम हो गया। मतलब मैं उनको ये फील ना होने देता कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। अब मुझे एक पतंग लूटनी थी। अब पतंग जब लूटनी होती है तो सारे बच्चे एक साथ भागते हैं। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था। मतलब भागे जा रहा था। ठीक है? और मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने के लिए जा रही हो। कितनी जबरदस्त बात है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकल करके नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है, यानी कि लेखक जो थे वो दौड़ रहे थे। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए हुए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहां कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियां। सब कुछ इग्नोर करके बच्चे दौड़े जा रहे थे। सहसा, सहसा मतलब सडनली, अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। अब भागते भागते लेखक अपने भाई से ही टकरा गया, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, बड़े गुस्से में बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बाजारी आवारा लड़कों के साथ धेले के कनकौए, लोंडे मतलब लड़के, इनके साथ दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है एक धेले के पतंग के लिए? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो? कि तुम्हें इसका भी कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है कि तुम छोटी क्लास में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे एक दर्जा नीचे हो? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। पहले के क्लास जमाने में तो 8th पास ही बड़ी नौकरियां लग जाती थी। मैं कितने मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, यानी उनकी अर्दली, उनके नौकरी में काम करते हैं। और तुम उसी 8वीं क्लास में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब तुम्हें बुद्धि कम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वह ज़ेहन किस काम का? यहाँ पर ज़हीन का मतलब है कि तुम इंटेलिजेंट हो। तुम इंटेलिजेंट हो कि तुम 8th में आ गए हो, लेकिन ऐसे दिमाग का क्या फ़ायदा? ऐसी इंटेलिजेंसी किस काम की, जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले? यानी कि अपनी रेपो देख कर के भी तुम काम नहीं कर रहे हो। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज़ एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कहने का कोई हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है भाई, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और आज तुम मेरी जमात में आ गए हो। ठीक है ना? और परीक्षकों का यही हाल रहा। अगर एग्ज़ामिनर ने चाहा, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे बराबर ही आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। यानी कि मैं बड़ा हूँ, तो मैं बड़ा ही रहूँगा। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए और डीफिल और डी.लिट क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं छठी जमात के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हम समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह करे, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बात चाहे उन्हें मालूम ना हो, लेकिन हजारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। दैव ना करे कि आज मैं बीमार हो जाऊं, जो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो क्या होगा? तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे और दादा को तार देने के सिवा, पहले फोन तो नहीं होते थे, लेटर भेजने के सिवा तुम कुछ और नहीं करोगे। तुम्हें ना ही कुछ सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा होते, पापा होते, तो किसी को तार ना दें, ना घबराए, ना बदहवास हो, क्योंकि वो बड़े हैं, एक्सपीरियंस है उन्हें लाइफ का। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलाए। जो पापा भेजते हैं वो खत्म कर देते हैं हम। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तारीख तक खत्म खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं? और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के एमए हैं। 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। तुम बेरहा ना चलने पाओगे।
मतलब मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं चलने दूँगा। अगर तुम यूँ नहीं मानोगे, तो मैं थप्पड़ दिखाकर मतलब थप्पड़ दिखाया, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही होंगी ज़हर के समान। मैं उनकी इस नई युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। छोटे भाई ने कहा कि मैं अपने भाई की इन बातों को सुन कर के नतमस्तक हो गया, मैंने सर झुका लिया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। मुझे लगा कि वाक़ई मैं छोटा हूँ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अपने भाई के प्रति मेरे मन में थोड़ी-सी और श्रद्धा की भावना आ गई। मैंने सजल आँखों से कहा हरगिज़ नहीं और मेरी आँखें भर आईं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं, वह बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपको अधिकार है। ये चित्र देख सकते हैं आप। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले मैं कनकौए उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है। अब बड़े भाई ने मुझे अपने गले लगा लिया कि मैं तुम्हें कनकौए उड़ाने के लिए, तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता। मेरा भी मन करता है कि मैं भी करूँ, लेकिन क्या करूँ? अगर खुद बेराह चलूँगा, अगर मैं बड़ा होकर के गलत राह पे चलूँगा, तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा? यह कर्तव्य तो मेरे सर पे है। ये बात भी तो मेरे सर पे है। संयोग से उसी वक़्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुज़रा। तभी एक कटा हुआ कनकौआ आया और हमारे ऊपर से गुज़रा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे-पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली। तभी एक पतंग हमारे ऊपर से गई और भाई साहब तो लंबे हैं, भाई साहब ने जंप करा और उसकी डोर को पकड़ लिया और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। मैं भी पीछे-पीछे दौड़ रहा था। तो बेटा यहाँ चैप्टर खत्म हुआ, बड़े भाई की सीख भी खत्म हुई और कितना ज़बरदस्त चैप्टर है। कैसे लेखक गलत भी समझता था। तो हम लोगों के लिए भी ये एक शिक्षा है कि हम अपने से बड़ों को गलत ज़रूर समझते हैं। ये पक्की बात है। हमारे बड़े हमें डाँटते हैं, भाई-बहन या मम्मी-पापा, तो हमें उनकी बातें बड़ी ज़हर जैसी लगती हैं, ठीक है ना? लेकिन ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा, विचार कीजिए, टीचर्स की बातें भी आपको बुरी लगती हैं, लेकिन वो आपके भले के लिए कहते हैं। क्योंकि आपसे उनको कोई लालच नहीं है। आपने क्या देना है अपने टीचर्स को? आपने क्या देना है अपने पेरेंट्स को? आपने क्या देना है अपने बड़े बहन-भाई को? आपकी लाइफ़ बनेगी, आप नौकरी करेंगे, आप बिज़नेस करेंगे, आप किसी ऊँचे मुकाम पर पहुँचेंगे, तो आपका नाम होगा, ना कि उनका। तो प्लीज़ इस बात पर विचार ज़रूर कीजिएगा। प्रश्नोपन्यास है, कथानायक की रुचि किस कार्यों में थी? तो वो किन कार्यों में थी? खेलने में ज़्यादा थी, पतंग उड़ाने में थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हमेशा पहला सवाल क्या पूछते थे? कहाँ थे? मैंने बताया था ना। दूसरी बार पास होने पर भी छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? वो और आज़ाद हो गया, उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई। उसके हाव-भाव से पता लगने लगा कि वो बड़े भाई का सम्मान कम करने लगा है। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे। कौन-सी कक्षा में थे? 9th में थे। बड़े भाई 9वीं में। बड़े भाई साहब को दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? हाशियों पे चित्र बनाया करते थे। शेर, बिल्ली, कुत्तों के उल्टे-सीधे शब्द लिखा करते थे जिनका कोई अर्थ नहीं होता था। छोटे भाई ने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या सोचा कि मैं ऐसे पढ़ूँगा, वैसे पढ़ूँगा, ये टाइम इसी सब्जेक्ट को दूँगा और उसका पालन करूँगा। लेकिन उसका पालन नहीं कर पाया क्योंकि उसका दिमाग खेलने-कूदने में ज़्यादा था। एक दिन जब गुल्ली-डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुँचा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? बड़े भाई साहब ने जैसे तलवार खींच ली और उसको अच्छा खासा लेक्चर सुना दिया। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएँ क्यों दबानी पड़ती थी? क्योंकि अगर वो ही गलत राह पे चलते, तो वो अपने छोटे भाई को क्या सिखाते? वो एक आदर्शवादी बड़े भाई के रूप में उसके सामने बनना चाहते थे। छोटे भाई बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे कि पढ़ लो, पढ़ाई करना किसी अरे-गहरे नत्थू-खैरे का काम नहीं है। तुम नहीं पढ़ोगे, तो दादा की कमाई बर्बाद मत करो, घर लौट जाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे को देख कर के सीख लो। क्योंकि वो उसके सामने एक आदर्श बड़ा भाई बनना चाहते थे और चाहते थे दिल से कि छोटा भाई कुछ करके दिखाए। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? उसने खेलना-कूदना शुरू कर दिया, मौज-मस्ती शुरू कर दी। बड़े भाई की डाँट-फटकार अगर ना मिलती तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता, नहीं आता क्योंकि बड़ों का प्रेशर होता है तभी हम पढ़ाई करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इस बात को तो छोटे भाई ने भी माना है। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? रट्टाफिकेशन पर व्यंग किया है, रटंत विद्या पर, जो टीचर्स ये चाहते हैं कि बच्चा एक-एक अक्षर चट कर जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? अनुभव से। जितना एक्सपीरियंस लाइफ का होगा, उतनी समझ आएगी। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि वो उनकी दिल से तो इज़्ज़त करता ही था ना। जब आखिरी में उन्होंने पूरा एक अच्छा खासा लेक्चर दिया, तो उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा भी मन करता है, लेकिन अगर मैं गलत रास्ते पे चलूँगा तो तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें कैसे सही राह दिखाऊँगा। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएँ, जैसे मैंने आपको बताया था मेहनती, अनुभवी, उपदेश कला में निपुण और ये लिख सकते हो। बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान में से किसे महत्वपूर्ण माना है? ज़िंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण माना है, उन्होंने किताबी ज्ञान को प्रेफ़रेंस नहीं दी।
बताइए कि किन अंशों से पता चलता है छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है, क्योंकि उसकी आंखें लास्ट में सजल हो गई थी और वो कई बारी बोलने की कोशिश की, बोलना चाहता था कि अपने भाई को आड़े हाथों ले लूं, लेकिन कभी नहीं कर पाया। छोटे भाई, इससे पता चलता है कि वो अपने भाई का आदर करता था। भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है, हमेशा उसको समझाया करते थे, लाइफ का एक्सपीरियंस तो था ही, एग्जाम्पल भी दिया करते थे। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। जब उन्होंने लास्ट में कहा कि मेरा भी मन करता है कि मैं कन कौवे उड़ाऊं, मैं भी खेलूं, लेकिन नहीं मैं कर पाता, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो तुम्हें क्या शिक्षा दूंगा। तो पता चलता है कि भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। लास्ट में उन्होंने पतंग को खींच लिया था और दौड़ने लगे थे। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, तभी उसे समझाया करते थे। ये आशय है बेटा, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल में है बुद्धि का विकास। वाकई एग्जाम पास करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, असल चीज होती है ग्रोथ करना अपने माइंड की। अगर हमारा माइंड ही डेवलप नहीं होगा, अगर हम बड़ों का संस्कार, बड़ों से संस्कार नहीं सीखेंगे, उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, तो हमारा कोई फायदा पढ़ने का नहीं है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। यानी भाई साहब डांटते थे, उसको हर बार बोलते थे, लेकिन फिर भी बच्चा था ना, दिल तो बच्चा है, तो उसका खेलने को ही मन करता था। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? अगर हमारा बेस कमज़ोर है, तो हमारी जो मकान की नींव है वो कमज़ोर हो गई, तो मकान नहीं बन सकता। इसलिए हमें अपने बेस को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए, यानी प्राइमरी क्लासेस में हमें स्ट्रॉन्ग होके पढ़ना चाहिए। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बच्चा जब दौड़ता हुआ जा रहा था पतंग लेने के लिए, छोटा भाई, तो उसके मन में ये भाव आ रहे थे। पर्यायवाची लिखना है बेटा। नसीहत, नसीहत का मतलब नसीहत देना, यानी किसी को समझाना, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। रोष, गुस्सा, आज़ादी, स्वच्छंदता भी कह सकते हैं। और राजा महिप आया था, ताज्जुब, हैरानी। प्रेमचंद, नसीहत मतलब सीख भी हो सकता है। प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरेदार है, इसलिए इनकी कहानियाँ रोचक और प्रभावपूर्ण होती हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कि हर अनुच्छेद में 2-3 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उदाहरणतः इन वाक्यों को देखिए और ध्यान से पढ़िए। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता, 1 घंटा किताब लेकर बैठता तो पहाड़ जैसा लगता था। यानी बहुत मुश्किल काम लगना। भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे, ऐसी लगती बातें कहते, सूखती बाण चलाते, यानी जली कटी सुनाना, जिगर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते, मतलब मैं बहुत दुखी हो जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, मेरी जान लेने वाला, मतलब मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। आँख फोड़ पुस्तकें, बहुत ही घबराहट वाली किताबें थी मुझे देख कर के, जिसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। अब इन मुहावरों का प्रयोग करना है बेटा। सिर पर नंगी तलवार लटकना, बड़े भाई साहब के बाणों की नंगी तलवार छोटे भाई के सर पर हमेशा लटकी रहती थी। आड़े हाथों लेना, कक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई ने सोचा कि वह अपने बड़े भाई को आड़े हाथों ले ले। अंधे के हाथ बटेर लगना, बड़े भाई ने कक्षा में छोटे भाई के प्रथम आने पर कहा कि ऐसा लगता है जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई, तुम्हें इस चीज की योग्यता नहीं थी लेकिन तुम्हें मिल गई। लोहे के चने चबाना, बहुत मेहनत करना, मेरी कक्षा में आओगे, बड़े भाई ने कहा, तो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। दांतों पसीना आना, यानी ये भी मेहनत करना कि जब मेरी कक्षा में आओगे तो तुम्हारे दांतों में पसीना आ जाएगा। ऐरा गैरा नत्थू खैरा, अंग्रेजी पढ़ना किसी ऐसे वैसे की बस की बात नहीं है। इसको तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं कह सकते। मतलब ऐरा गैरा नत्थू खैरा, हर कोई अगर अंग्रेजी पढ़ लेगा तो वो तो सब अंग्रेज बन जाएंगे। अब तत्सम और तद्भव शब्द आपको पता है, संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आते हैं ज्यों के त्यों उन्हें तत्सम, और जो थोड़े बदले हुए रूप में आते हैं उन्हें तद्भव। तो ये आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कौन से तत्सम है और कौन से तद्भव। और देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमने अपनी भाषा के लिए अपने आप ही बना लिए, जैसे खाट, चारपाई, इस तरीके के। आगत, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, यानी विदेशी शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं। क्रिया, सकर्मक और अकर्मक, इसका मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। सकर्मक क्रिया जहाँ कर्म का प्रभाव पड़ता है कर्ता पर, और जहाँ कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ अकर्मक क्रिया। शीला ने सेब खाया, क्या खाया? शीला ने सेब खाया। हमें प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ सकर्मक है। मोहन पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, तो यहाँ सकर्मक है। अकर्मक, शीला हँसती है, बच्चा रो रहा है। जब कर्म है की प्रधानता ही नहीं है, क्रिया उसके साथ ही जुड़ी हुई है, तब वहाँ हम कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया है। तो ये आप अपने आप से देखिएगा कि ये सकर्मक है या अकर्मक। अब इक प्रत्यय लगाना है। विचार, वैचारिक, इतिहास, ऐतिहासिक, संसार, सांसारिक, दिन, दैनिक, नीति, नीतिक, प्रयोग, प्रायोगिक, अधिकार, आधिकारिक। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इनमें से कहानियां पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। कुछ कहानियों का मंचन भी कीजिए, अपने टीचर की हेल्प से आप कर सकते हैं। शिक्षा रटंत विद्या नहीं है, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए, आप कर सकते हैं अपने टीचर की हेल्प से। क्या पढ़ाई और खेल-कूद के साथ-साथ चल सकते हैं? कक्षा में इस विषय पर वाद-विवाद कार्यक्रम आयोजित कीजिए। हाँ, चल भी सकते हैं और नहीं भी तो इस पर डिबेट करनी है आपने।
क्या परीक्षा पास कर लेना ही योग्यता का आधार है? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। एक विचाराभिव्यक्ति सत्र आप अपने टीचर के साथ कर सकते हैं इस पर आयोजित। ये कुछ परियोजना कार्य है बेटा, तो आप कर सकते हैं अपने टीचर की मदद से। आप इधर देखें शब्दार्थ, तालीम, शिक्षा, पुख्ता मजबूत, तंबी, डांट डपट, सामंजस्य, तालमेल, मसलन, उदाहरणता, इबारत, लेख, चेष्टा, कोशिश, जमात, कक्षा, हर्फ, अक्षर, मेहनत मतलब मेहनत, परिश्रम, लताड़, डांट डपट, सूक्ति बाण, व्यंग्यात्मक कथन, तीखी बातें, स्कीम, योजना, अमल करना, पालन करना, अवहेलना, तिरस्कार, नसीहत, सलाह, फजीहत, अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा, सालाना इम्तिहान, वार्षिक यानी एनुअल एग्जामिनेशन, लज्जास्पद, शर्मनाक, शरीक, शामिल, आतंक, भय, अव्वल, प्रथम, आधिपत्य, प्रभुत्व या साम्राज्य, स्वाधीन, स्वतंत्र, महीप मतलब राजा, कुकर्म, बुरा काम, अभिमान मतलब घमंड, मुमतहीन यानी परीक्षक, एग्जामिनर, प्रयोजन, उद्देश्य, खुराफात, व्यर्थ की बातें, हिमाकत, बेवकूफी, किफायत, बचत से, दुरुपयोग, अनुचित उपयोग, निस्वाद, बिना स्वाद के, ताजुब, आश्चर्य, टास्क, कार्य, जलील, अपमानित, प्राणांतक, प्राण लेने वाला, प्राणों का अंत करने वाला, कांतिहीन, चेहरे पर चमक ना होना, ग्लो गायब होना, स्वच्छंदता, आजादी, सहिष्णुता, सहनशीलता, कनकौआ, पतंग, अदब, इज्जत, जहीन, प्रतिभावान, तजुर्बा, अनुभव, बदहवास, बेहाल, मोहताज, मोहताज होना, दूसरों पर आश्रित होना। तो बेटा मैंने आज आपको बड़े भाई साहब कहानी को समझाया, पढ़ाया और उसका प्रश्नाभ्यास भी जल्दी जल्दी आपको समझा दिया ताकि आपके दिमाग में मेन मेन चीजें जो है वो फिट हो जाए। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ कमी लगी तो वो भी बताइए और कुछ आपको समझ में नहीं आया तो वो भी हमें बताइएगा। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर भेजूंगा। आपके जो कमेंट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं उससे हमारा मनोबल और बढ़ रहा है और हम कुछ नया लेकर के प्रतिदिन आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगली कक्षा में मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा कुछ नया लेकर के, कोई नए पाठ के साथ, जिससे कि आपका ज्ञानार्जन और हो सके। तो अब हिंदी में डरना नहीं है, बिल्कुल भी हिंदी में भी नंबर लेके आने हैं क्योंकि अब हमारे साथ है पंकज सर। तो हिंदी से नहीं लगता अब हमें डर क्योंकि साथ है हमारे पंकज सर।